फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जो आप लोगों का पेपर है 12 नवंबर, यानी कि जो है कल। जिनका भी पेपर है तो बिल्कुल ही आप इस क्लास को मिस मत करिए, ठीक है। और वही प्रश्न यहाँ पे आप लोग करने वाले हो जो आप लोग 12 नवंबर को देखोगे, ठीक है। और उसके आगे आने वाले शिफ्टों वाले भी ज़रूर देख लेना कि किस तरीके के और किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं टोटल के टोटल जो है आप लोगों को 100 प्रश्न कराऊंगा इस क्लास में। और किस लेवल के किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका वो रीजनिंग हो या आपका मैथ हो या आपका जीके हो या आपका इंग्लिश हो, ठीक है। तो ये सारे ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और करने के बाद से आप 100% की एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को अंत तक देख लेना और हर एक प्रश्न आप अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं नोट कर लेना। या एक बार अगर अच्छे तरीके से आप देख लेते हो इन प्रश्नों को तो बिल्कुल ही आप आसानी से, क्योंकि एक दिन का ही तो बात है, एक दिन के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। फटाफट से सभी लोग जो है बताने की कोशिश करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस तरीके की जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने बोला गया है, देखिएगा। रीजनिंग का है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए मात्र और मात्र 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों को मिलेगा। तो इस 10 सेकेंड में आप कोशिश करना कि इस प्रश्न का राइट उत्तर बता सको। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। प्रश्न दिया है 19 और 19 के बाद लिखा है 400, फिर 24 लिखा है, तो 24 के बाद यहाँ पे कितना होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा आप लोगों को। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर जो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैंने समझने की कोशिश किया तो 19 लिखा है और 19 से जो है सीधा ही सीधा 400 लिखा है। तो हम 19 से 400 पे कैसे जाएंगे, तो एक इसमें अगर जोड़ देते हैं 19 में एक, तो ये हो जाएगा 20। और 20 का अगर वर्ग करते हैं तो 20 20 ही 400 हो जाएगा, जो कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरीके से चलेंगे हम लोग 24 पे, और 24 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25। और 25 के पावर जब 2 लिख देंगे यानी कि 25 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 625। और यदि आपने 625 को चुन लिया है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो बिल्कुल ही आप सही उत्तर के साथ हो, ठीक है। बिल्कुल आप देखना एग्ज़ाम हॉल में इस टाइप की एक तो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि सभी लोग अब आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे, ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, ये आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा, ठीक है। 100 प्रश्न करना है तो फटाफट से आप आगे बढ़ते रहिए, फटाफट से बना के। मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है ऐसे प्रश्नों को कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो लकीर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर हमें इसको काउंट करना है तो इसके जो है एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि ये तो एक हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज हो गया, ये 4 त्रिभुज हो गया। तो इसके अंकों को क्या करते हो आप लोग, जोड़ लेते हो, ठीक है। तो पता चल जाता है कि कितने त्रिभुज हैं। बिल्कुल ये तरीका आपको मालूम होगा। तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 तो हो गया यहाँ पे। 10 के बाद देखिए एक ठो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये हो जाएगा 11, और एक यहाँ पे बन रहा है, ये हो गया 12। यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या जब हमने काउंट किया तो 12 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। और सी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे, त्रिभुज संख्या आसानी से निकाल सकते हो अपने एग्जाम हॉल में, ठीक है।
बिल्कुल, थम्स अप का मैसेज सभी लोगों को देना है और एक बार बताना है कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है? ताकि उसके लिए हम बेहतर से बेहतर क्लासेज आपको बिल्कुल प्रोवाइड करते रहें। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है बिल्कुल ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल मैं उसी लेवल के प्रश्न कराऊंगा और 100% है कि यहाँ से आपको बेनिफिट होना ही होना है, ठीक है? तो बिल्कुल आपको लाभ उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। देखिए सेब का संबंध लिखा है फल से, तो पालक का संबंध किससे होगा? ये जो है एक आप लोगों का एनालॉजी का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल दिया जाता है। जैसे आपको लिखा है फूल से, पैर से, जड़ से, सब्जी से। तो यहाँ पे अब जो है आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो देखिए सेव जो जानते हो आप लोग, सेव क्या है? एक फल है, ठीक है? सेव क्या है? फल है। सेव, केला, अनार, आम, ये आप लोगों ने सुना होगा कि ये तो एक प्रकार का फल होता है। उसी प्रकार पालक जब आप जानते हो, पालक पालक तो आपको बताया गया होगा कि वेजिटेबल है, यानी कि सब्जी के जो है रूप में इसको हम लोग जानते हैं, यूज़ करते हैं, खाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आपने गए हैं तो बिल्कुल ही आप 100% सही उत्तर के साथ हो, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा फटाफट से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी जीके भी आना है, मैथ भी आना है और इंग्लिश भी आना है, तो बिल्कुल ही आप धैर्य रखिए, ठीक है? थोड़े से टाइम दीजिए। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो है प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपको लगता है आप अपना उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बोला गया है कि सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल के बीच वेन आरेख बनाओ। आपसे वेन आरेख बनवाने की कोशिश कर रहा है जिसमें सिक्किम दिया है, मणिपुर दिया है, इम्फाल दिया है, ठीक है? जब हमने समझने की कोशिश किया और इसको बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश किया तो देखिए यहाँ पे होगा क्या है। सबसे पहले अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे लिखा है सिक्किम, तो ये हो गया सिक्किम और ये हो गया मणिपुर। दोनों ही अलग अलग राज्य हैं, आपको बिल्कुल ही मालूम होगा कि ये दोनों ही भारत के राज्य हैं। और यहाँ पे लिखा है इम्फाल, तो इम्फाल आपको मालूम है कि ये होता है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो मणिपुर के अंदर आता है इम्फाल। और जब मैंने ऐसा देखने की कोशिश किया तो ऑप्शन नंबर डी में जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर मिल रहा था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी वे में समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी हालत में आप लोग गलत नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्नों के साथ यहाँ पे हाजिर हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित 4 में से 3 जो है संख्याएं किसी निश्चित जो है प्रकार से एक जैसी हैं और एक जो है अलग है। उस संख्या का जो है चयन करें जो अलग है। उस संख्या को हम लोगों को चयन करना है जो अलग है। क्वेश्चन नंबर 5वीं का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। समझने की कोशिश किए होंगे तो आप बिल्कुल ही इसको आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लिखा है पहला ऑप्शन अप्रैल, नवंबर, जुलाई, सितंबर, मतलब हमने देखा तो 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे बोला गया है कि 4 में से तो 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है वही आपका 100% सही उत्तर है। अब कौन सही है यहाँ पे अलग है ये हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। इसने कहा है अप्रैल। अप्रैल जो है हमने देखा कि ये कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। उसके बाद से मैंने देखा यहाँ पे नवंबर, ये भी 30 दिन का होता है। जुलाई कितने दिन का होता है? तो ये होता है 31 दिन का। और सितंबर कितने दिन का होता है? तो 30 दिन का होता है। तो अलग हमें कौन सा मिल रहा है कि यहाँ पे जो है जुलाई जो है 31 दिन का हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला
को निम्नलिखित में से कौन सी जो है विकल्प पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है हम लोग आ चुके हैं और 6वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा। आप बिल्कुल अगर पहले से क्लासेस कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा सकते हो। अगर आप अभी भी फंस रहे हो तो बिल्कुल ही आपको बता दूं कि सुबह में 6 AM पे आप लोगों को एसएससी CHSL वाले और शाम में 8 PM पे, ठीक है, ये 2 क्लासेस कर लेना। और एक जो है आपको दोपहर में क्लासेज मिल जाएगा स्पेशल, जिसमें आपको जीके के क्लासेज मैं कराता हूँ। जिनको जीके में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो जीके वाले क्लास भी कर लेना, ठीक है। ये 3 क्लासेस से जो है आप बिल्कुल आसानी वे में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब मैंने समझने की कोशिश किया तो इसको देखिए, सबसे पहले आपको काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो रहा है, ठीक है। तो 21 का पेयर बनाइएगा तो या तो 3 या तो 7, 3 और 7 के पेयर बन सकते हैं, या तो हम इसको 4 और 5 के पेयर बना सकते हैं और एक ठो बच सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देखिए अगर हम 4 का पेयर बनाते हैं तो यहाँ तक 4, फिर यहाँ तक अगर देखेंगे तो 4 लेंगे तो देखिए यहाँ पे बी हो रहा है, यहाँ पे एक्स हो रहा है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा यहाँ तक लेते हैं यानी कि 5 ठो का बनाते हैं तो देखिए 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, फिर जो है 2 2 4 1 5 यहाँ पे, 5 5 का पेयर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए भरना क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है DABX, तो DABX यहाँ पे ही हो जाएगा, फिर DABX और यहाँ पे x लिख दिया है, फिर DABX यानी कि डबल x हो रहा है तो यहाँ पे भी डबल x और यहाँ पे भी डबल x। आपने क्या भरा, पहले x फिर डबल x फिर a भरा, फिर x फिर x और अंत में देखिए यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, D है, D है, D है सब में, तो यहाँ पे भी D। अब देख लीजिए ये कहाँ पे है, XXA ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप आसानी वे में समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप मुझे बताने की कोशिश करो। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है। 10 सेकेंड का ही समय है आप लोगों के पास, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है कि ये जो वर्ड का स्थान है यहाँ पे कौन सा वर्ड होने वाला है? अपना अपना दिमाग लगाइए, फटाफट से आपके दिमाग यहाँ पे लगने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं आपको लेना है। जैसे बोला गया है यहाँ पे 101, 101 के बाद से देखोगे यहाँ पे 106, 106 के बाद से यहाँ पे 116, 116 के बाद से 131, 131 के बाद से 151। अब आप जब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल 101 से 106 पे जाएंगे तो मैं यानी कि 5 जोड़ दिया गया, 106 से 116 पे जाएंगे यानी कि यहाँ पे 10 जोड़ दिया गया, 116 से 131 पे जाना है यानी कि 15 जोड़ा गया है, 131 से 151 पे जाना है यानी कि 20 जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए पहले 5 जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ दिया, फिर 15 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया, तो 20 के बाद से कितना जोड़ेंगे, 25। यानी कि अब देखिएगा यहाँ से तो हम 25 जोड़ेंगे, 151 में 125, तो 100 जो है 76 आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है। और जिन्होंने भी 176 ऑप्शन नंबर जो डी है उसको लगाया था, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल ही 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से आपको 10 सेकेंड का समय मिल रहा है। इसमें जो है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से अगर आप दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल ही बन जाएगा। और इससे हार्ड लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में नहीं पूछेगा, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा तो बिल्कुल ही आपको मालूम होगा, नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको भी मालूम है कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन का लेवल कैसा होना चाहिए, जिसमें आपको 25 ठो मैथ भी सॉल्व करना है, 25 ठो रीजनिंग भी सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन के लेवल हार्ड हो जाएगा तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं और आसानी वे में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 7, तो 6 और 7 को जोड़ देते हैं, कितना होता है 13, और 13 का वर्ग करते हैं तो 169, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 9, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 2 11, 11 का वर्ग कितना होता है 121। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 9 और 7, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे कितना होता है, तो 16 16 कितना होता है 256, और 256 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो फिर आप आसानी से वहां पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है ब्लड रिलेशन का प्रश्न कि सी जो है बी की सास है, ए जो है सी का बड़ा पुत्र है और जो है डी का जो है पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी का डी से किस प्रकार से संबंध है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अब चलिएगा, ये प्रश्न थोड़े से जो है यहाँ पे अलग तरीके का है, पर हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सी बी की सास है, ठीक है, बी यहाँ पे अगर है तो बी की सास, सास का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बी का कोई यहाँ पे पति है, ठीक है, और पति की कौन हो जाएंगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मान लीजिए बी हो गया, बी का यहाँ पे कोई पति होगा, ठीक है, पति के यहाँ पे कौन होंगे फादर, ये हो गया फादर, और फादर की यहाँ पे जो होंगी वो मदर हो जाएंगी, ठीक है, जो कि इसकी सास लगेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, आपको याद रखना है, ठीक। कह रहा है कि ए बी का जो है बड़ा पुत्र है, ए जो है सी का बड़ा पुत्र है। अच्छा, ए और सी हमें नहीं, सी का, सी बी की सास है, बी की सास है, ठीक है, बी की सास है, बी की सास है कौन, सी, यानी कि सी यहाँ पे है, सास है, सी ही सास है, ठीक है, यहाँ पे सी है, और ए जो है सी का बड़ा पुत्र है, सी का जो है बड़ा पुत्र, यानी कि इसका एक पुत्र यहाँ पे हम रख लेते हैं कौन, तो यहाँ पे ए, ठीक है, ये बड़ा पुत्र है, ठीक है, यानी कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, ये तो इसकी वाइफ है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी ए की पत्नी नहीं है, बी कौन है, ए की पत्नी नहीं है, तो बी जो है ए की पत्नी है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पत्नी है, ये तो बी की पत्नी नहीं है, तो बी का डी से किस प्रकार संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, और डी का जो है पिता है, और डी का पिता है कौन, ए जो है डी का पिता है। यहाँ पे देखिएगा बोला जा रहा है, यहाँ पे एक लाइन छूट गया था कि डी का जो है पिता है कौन, ए जो है डी का पिता है, यानी कि डी यहाँ पे हो जाएगा, इसका पिता ए हो गए। तो बोला जा रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है, बी जो है बी डी से, तो डी की बी कौन लगेगी, तो देखिए ये इसके पिता हो गए, और पिता के भाई, और भाई की जो है यहाँ पे कौन है, ये पत्नी क्या लगेंगी, तो देखिए आंटी लगेंगी। जब ये चाचा लगेंगे तो चाचा की पत्नी क्या लगेंगी, आंटी। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे संबंधित जो है एनालॉजी का प्रश्न है कि इसका संबंध जो है इससे है, तो इसका संबंध हमें बताना है। अब देखिएगा ये तो गलती नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि आसानी वे में इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न के राइट उत्तर बता देते हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, आपको भी मालूम है। चलिएगा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एच लिखा है, एच का संबंध है एफ, एच होता है 8 पे, एफ होता है 6 पे, मतलब 2 माइनस कर दिया, डी होता है 4 पे, और 4 से 2 माइनस करेंगे 2 पे होता है बी, यानी कि बी से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, ये दोनों गलत।
दूसरा ऑप्शन भी होता है 22 पे और टी होता है 20 पे। यहाँ पे भी 2 माइनस किया गया है, तो आर होता है 18 पे, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 पे। कौन सा अक्षर होता है? पी, यानी कि यहाँ पे ओ नहीं होगा। यानी कि हमें बताना है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। और सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। ठीक है, इसके आगे आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला अक्षर क्यू ही होगा, ये आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए जीके के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट से 25 ठो। अब जो है आपको ध्यान से जो है जीके के प्रश्नों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही आराम से आप इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से देखेंगे तो ही आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है पहला प्रश्न आपके सामने कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के जो है आदिवासी समुदाय से है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। ऑप्शन आप पढ़ते रहना और उसका राइट उत्तर बताने की कोशिश करते रहना। तो मुंडारी नृत्य जो है आप लोगों को याद रखना है कि झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी वाले जिन्होंने भी बताया है जीके के पहले क्वेश्चन का, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2011 के किस अभिनेत्री तथा जो है नर्तकी को पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं और 2011 में पूछा गया है कि किस अभिनेत्री या नर्तकी को जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लेना इस प्रश्न को। और मालूम है तो ए बी सी डी जो भी आपको चारों ऑप्शनों में से सही लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है वहीदा रहमान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो कठपुतली जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र में उनके जो है योगदान के लिए जो है याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र में उनके योगदानों के लिए जो है याद किया जाता है? तो बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो सरोद के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? भारत में स्थापित पहला जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और 6वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। तो बात किया जाए कि इस बैंक का, तो आपको बताना है प्रथम ग्रामीण बैंक, इसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 7 सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो जिन्होंने बताया है 5 फुट 1 इंच, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि लॉन टेनिस में जोड़ी में
खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की जो है चौड़ाई कितनी होती है? लॉन टेनिस, लॉन टेनिस में आप लोगों को याद रखना है ये 36 फीट का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इफ गॉड वाज अ बैंकर पुस्तक किसने लिखी? इफ गॉड वाज अ बैंकर पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोग बताएंगे 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रवि सुब्रमण्यम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद की जो है पूर्ण तिथि किस तिथि को जो है मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का जो है पुण्य तिथि आप लोगों को याद रखना होगा कि ये तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत शैली है? लोटिया किस राज्य का संगीत शैली है? क्वेश्चन नंबर 11वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे कि लोटिया किस राज्य की जो है क्षेत्रीय संगीत शैली है। तो बात किया जाए लोटिया का, तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि ये राजस्थान का जो है लोक नृत्य है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है 1958 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है ओजोन परत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने है 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायत शैली की जो है वास्तुकला है? निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की जो है वास्तुकला है? 15वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि दशावतार मंदिर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो है सूची में शामिल कर लिया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है 2016 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब जो है स्थापित किया गया था? तो 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 1900 जो है 79 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली जो है बैठक की मेज़बानी किस देश ने की थी? बताएंगे आप लोग कि जो है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो है पहली बैठक की मेज़बानी किसने की थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से
स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। कौन जो है नहीं है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो रोपण जो है यहाँ पे सिंधु नदी के तट पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पुरुष सूक्त किस वेद का जो है एक मंत्र संग्रह है। पुरुष सूक्त, तो ये जो है आप लोग को याद रखना है ऋग्वेद का एक संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोग के सामने आ चुका है कि बुद्ध ने यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहाँ पे जो है एक पीपल के वृक्ष के जो है नीचे कई दिनों तक जो है तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये तो आप लोगों को मालूम है कि बोध गया में जो है पीपल के नीचे उन्होंने परिश्रम किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नंद वंश का जो है अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। नंद वंश का जो है अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्पभूति वंश के जो है संस्थापक थे। थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्पभूति किस शासन के संस्थापक थे। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा वर्धन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का जो है शासक था। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक था। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा नहपान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।